अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज हम हाजिर हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर के साथ। और वो हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस। इंशाल्लाह आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसी तरह स्लाइड्स के जरिए से बेहतरीन तरीके से मेन पॉइंट्स आपको बता दी जाएगी। स्लाइड्स में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो हैं उन मेन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, कॉपी के अंदर लिख भी सकते हैं, तो आपको खुद की ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे तो पहली लाइन के अंदर ये बात मौजूद है कि होम्योस्टेसिस दो लफ्जों से लिया गया है। वो दो लफ्ज कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास मौजूद है होम्यो और दूसरा है स्टेसिस। होम्यो से मुराद होती है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है रहना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेम रहना। हमारी बॉडी चाहे जितने भी चेंजेस कर ले, चाहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे हमारी बॉडी में शुगर लेवल जितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए, वो दोबारा से अपने सेम अमाउंट पर पहुंच जाए, वो दोबारा से हमारी बॉडी चेंजेस के बाद सेम हो जाए, तो इसके लिए हम लोग होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी को अपने सेम मिकदार में रख रहा है, सेम लिमिट्स में रख रहा है। अब इस होम्योस्टेसिस की बात करें तो सबसे पहले जिसने होम्योस्टेसिस का लफ्ज इंट्रोड्यूस किया था वो थे अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट। और अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट से मुराद ये है कि अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक फिजियोलॉजिस्ट जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन को डिस्कस करने वाले थे, जिनका नाम है वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। और इन्होंने जो है इस होम्योस्टेसिस के लफ्ज को पहली बार इस्तेमाल किया। अब इसके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने होम्योस्टेसिस को किस तरह से डिस्क्राइब किया कि सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मैकेनिज्म्स जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये कोई एक मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। होम्योस्टेसिस सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी इस होम्योस्टेसिस के अंदर कई सारे मैकेनिज्म्स आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। लिखा हुआ है कि हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको स्टेबल रखते हैं और चेंज को एडजस्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जितना भी चेंज आ जाता है उस चेंज को ठीक किया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं उन्हें स्टेबल किया जाता है। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस स्टेबल होंगे तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस किए जाएंगे। जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए किए जाएंगे, हमारी बॉडी में होने वाली चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जितने भी मैकेनिज्म्स अपनाए जाएंगे, उन सारे मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। अब चाहे मैकेनिज्म हमारे पास टेम्परेचर को बैलेंस करने का हो, चाहे मैकेनिज्म हमारे पास खराब टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करने का हो, या चाहे हम मैकेनिज्म हमारे पास वाटर को बैलेंस करने का हो, ये सारे मैकेनिज्म्स हमारे पास होम्योस्टेसिस कहलवाएंगे। तो इसके बारे में हम मजीद डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी है। एक चीज़ ये भी ज़हन में रखिएगा, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हमने लिए हैं बुक्स की लाइंस को एग्जैक्टली हमने तकरीबन वही रखा है, पर एडिशनली हमने इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा लाइंस को मिसालों के साथ ऐड किया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब अगर हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है, तो पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एनिमल्स टेरेस्ट्रियल और aquatic दोनों इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। यानी टेरेस्ट्रियल से मुराद है ज़मीन, एनिमल्स ज़मीन पर भी रहते हैं और एनिमल्स जो हमारे पास मौजूद है वो aquatic इन्वायरमेंट यानी कि पानी के अंदर भी रहते हैं। अब जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर एनिमल्स मौजूद है, जो उनका बाहर का इन्वायरमेंट है, बॉडी के बाहर का जो माहौल है, वो बॉडी का माहौल जो है बाहर का वो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। उसके अंदर मॉडरेट से एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कभी कभार कंडीशंस दरमियानी होंगी, कभी कभार बहुत खतरनाक कंडीशंस होंगी और वो खतरनाक कंडीशंस ऑर्गेनिजम्स पर भी असर करेंगे। और ऑर्गेनिजम्स पर जब खतरनाक कंडीशंस जब असरअंदाज होंगी तो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर कुछ चेंजेस को डेवलप करेगा, जो चेंजेस उसको बचाएंगी, जो चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर मेंटेन रखेंगी, बाहर के चेंज के असर को रोक के रखेंगी। तो बाहर का असर जब भी हमारी बॉडी पर होगा, हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि हमारी बॉडी पर वो बाहर का असर होता रहे। मिसाल के तौर पर अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। हीट हमेशा गर्म जगह से कोल्ड जगह में दाखिल होती है। अब अगर हम बात करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट की, वहाँ का कभी कभी टेम्परेचर 50 सेल्सियस भी चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का 37 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, बाहर का 50 है, तो उस मुकाबले में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है, तो हीट हमारी बॉडी में दाखिल होगी। लेकिन हमारी बॉडी चाहती है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक लिमिट पर महफूज रहे
हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट वही 37 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर रहे। तो इसके लिए जो चेंजेस अपनाए जाएंगे, जो तरीक़ेकार किया जाएगा, वो हमारे पास होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस हो रहा है, वो हमारी बॉडी को उसकी लिमिट के अंदर रख रहा है, ताकि हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज ना हो जाए। बाहर का भले इन्वायरमेंट चेंज हो, लेकिन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट वो मेंटेन रहे। तो यही बात हमने यहाँ की है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस से भले ही बाहर कितना भी चेंज आ जाए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने के बाद दोबारा से सेम हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास होम्योस्टेसिस के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रहता है, भले ही बाहर कितना भी कोई चेंज आ चुका हो। मज़ीद अगर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट किसको कह रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनली बयान किया हुआ है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं हमारे बाहर जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स हमारे बाहर हैं, जो हमारी ग्रोथ, सर्वाइवल, बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी ग्रोथ पर भी असर करेगा। काफ़ी सारे जानदार ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट अगर उनको फेवर करता है तभी वो ग्रो करते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो उनकी ग्रोथ पर, उनके ज़िंदा रहने पर और उनके तरीक़ेकार पर, उनके बिहेवियर पर भी असरअंदाज होता है। तो ये जो बाहर जितना भी इन्वायरमेंट है बॉडी के बाहर, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, तो वो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स का होगा। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। फिर हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, जो भी उनका इन्वायरमेंट होगा वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कहलवाएगा। तो एक बाहर का इन्वायरमेंट जो बॉडी के बाहर, और जो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट वो इंटरनल इन्वायरमेंट। फिर जैसे हमने कहा कि होम्योस्टेसिस हो रहा है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस को ठीक करता है। लेकिन सवाल ये है, हु कंट्रोल होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस खुद कैसे हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? पहली बात तो ये देखेंगे तो हमारी बॉडी में 3 होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म्स होते हैं। थर्मो रेगुलेशन जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन जो पानी और सॉल्यूट को कंट्रोल करेगा, एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी में खराब पैदा होने वाली चीज़ों को रिमूव करेगा। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होम्योस्टेसिस के होते हैं। और इन्हें कंट्रोल करता है एक हमारी बॉडी में सिस्टम, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और इस फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है या दूसरा नर्वस सिस्टम होता है। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम के तहत ये हमारा होम्योस्टेसिस कंट्रोल होता है। और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये हमारे जिस सिस्टम के तहत काम करते हैं, उस सिस्टम को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो आइए अब हम इस फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है, जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करता है। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जिसमें रिसेप्टर्स आ जाते हैं। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में किसी भी चेंज को महसूस करते हैं। यानी हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसे महसूस किया जाएगा, और उस चेंज को महसूस करने के बाद कंट्रोल सेंटर पहुंचाया जाएगा। हमारा जो कंट्रोल सेंटर होगा वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकता है, या हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। कोई भी खबर होगी उसे रिसेप्टर्स महसूस करेंगे, कोई भी चेंज होगा रिसेप्टर्स उसे महसूस करेंगे और कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचाएंगे। कंट्रोल सेंटर उस चेंज को डिटेक्ट करेगा और फिर खास ऑर्गन को पैगाम देगा कि आप उस चेंज को ठीक कर दो। तो वो खास ऑर्गन जो होगा हमारे पास इफेक्टर कहलवाएगा। अब इसके बारे में मजीद बात करें तो रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। जैसे स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हमारे टंग के अंदर सेंस रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हमारे नोज के अंदर स्मेल रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के साथ जुड़े होते हैं, यानी ये नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। और फिर ये चेंज को महसूस करने के बाद उस मैसेज को कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचा देंगे। कंट्रोल सेंटर एक जवाब, एक रेस्पॉन्स, एक नतीजा तय करेगा और फिर इफेक्टर को बोलेगा कि आप जो है उस चेंज को ठीक कर दो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने मिसाल बयान की हुई है थर्मो रिसेप्टर्स के बारे में। थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में मौजूद हैं जो टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ऑर्डर देगा स्किन को कि स्वीट प्रोड्यूस करे और बॉडी को कूल डाउन रखे। तो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनका काम है चेंज को महसूस करना। जैसे थर्मो रिसेप्टर्स ने टेम्परेचर के चेंज को महसूस किया, फिर कंट्रोल सेंटर का काम है कि वो हुक्म जारी करेगा, और कंट्रोल सेंटर ने हुक्म जारी किया कि पसीना प्रोड्यूस होना है तो वो हुक्म भेजेगा स्किन को, और स्किन फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर्स, ये सारे जिस सिस्टम में आ जाते हैं वो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म कहलवाता है। अब इस फीडबैक मैकेनिज्म की भी 2 किस्में होती हैं। जैसे कि अगर हमने बात की यहाँ पर 2 किस्में कौन सी हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, तो ये सिमिलर इफेक्ट टू द चेंज डेवलप करता है। यानी कि अगर चीज़ इंक्रीज यानी कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज हुई है, तो पॉजिटिव फीडबैक उसे और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अगर कोई चीज़ डिक्रीज होती जा रही, कम होती जा रही है, तो पॉजिटिव फीडबैक उसे और असरअंदाज बढ़ा देगा और उस चीज़ को और ज़्यादा कम कर देगा। तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा जो चीज़ जैसी हो रही होती है उसे और मज़ीद बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उस प्रोसेस को मज़ीद तेज़ कर देगा, यानी चीज़ और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, उसे मज़ीद इंक्रीज कर देगा ताकि वो चीज़ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं, तो ये अपोजिट इफेक्ट को डेवलप करता है। यानी अगर कोई चीज़ बढ़ती जा रही होगी, तो नेगेटिव फीडबैक के नतीजे में उस चीज़ को कम कर दिया जाएगा। और अगर कोई चीज़ कम होती जाएगी, तो नेगेटिव फीडबैक के नतीजे में उसे बढ़ा दिया जाएगा। कम होने का जो अपोजिट इफेक्ट होता है वो बढ़ना होता है, और बढ़ने का अपोजिट इफेक्ट कम होना होगा। तो नेगेटिव फीडबैक हमेशा बढ़ती हुई चीज़ को कम करेगा और कम होती हुई चीज़ को बढ़ा देगा। पॉजिटिव फीडबैक बढ़ेगी चीज़ तो बढ़ाता रहेगा, और अगर कोई चीज़ कम होती रहेगी तो उसे मज़ीद कम करता जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। अब इनकी हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव फीडबैक का जिक्र किया हुआ है। तो इसके बारे में हमने लिखा हुआ है कि ये इंक्रीज करता है चेंज को, यानी चीज़ बढ़ रही है तो उसे बढ़ा देगा, और इसी तरह से कोई चीज़ कम हो रही है तो उसकी चेंज को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में होने वाले चेंज को इंक्रीज करता है। अब इसकी मिसाल लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, हमें मालूम है हमारी ब्लड वेसल्स सीधी होती हैं। अगर ये ब्लड वेसल इस तरह सीधी है तो ब्लड भी आगे सीधा-सीधा फ्लो करता जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं बीच में से टूट चुकी हैं, अगर ब्लड वेसल्स बीच में से टूट चुकी हैं, तो क्या होगा कि ब्लड सीधा जाने के बजाय बीच के रास्ते से बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमारा ब्लड रुके। तो क्या होगा कि जहाँ पर ब्लड का लीकेज हुआ है, वहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाएँगी जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। वो चीज़ें वहाँ आकर उस रास्ते को बंद कर देंगी। जब वो रास्ता बंद हो जाएगा, तो ब्लड जो है वो भी बहना रुक जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर काम किया है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को बढ़ा दिया, यानी प्लेटलेट्स को वहाँ जमा कर दिया। बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स आ रही थी, उनको और ज़्यादा वहाँ भेज दिया ताकि ब्लड वहाँ पर जो है रुक जाए, ब्लड वहाँ से वापसी ना जा सके। तो ब्लड वेसल्स जो थी वहाँ आ गई, ब्लड को रोक दिया, और ये काम हुआ हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक के नतीजे में। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, कि जब भी बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन वगैरह हमारी बॉडी में होता है, तो इम्यून सिस्टम जो है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को पैगाम पहुंचाता है, और फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता इसलिए है ताकि वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर आएँगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया मारे जाएँगे, और हमारी बॉडी जो है बैक्टीरिया के अफेक्ट से बच जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव फीडबैक उस टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ा रहा है, एक बढ़ती हुई चीज़ को और ज़्यादा तेज़ कर रहा है। अगर बैक्टीरिया फिर भी नहीं मरे, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अगर मिसाल उस दौरान अगर हम कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं उस टैबलेट की वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से, हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं कि अब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें, और फिर टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया नहीं मरे, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और ये इतना ज़्यादा शदीद टेम्परेचर भी हो जाता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तो 37 सेल्सियस है, लेकिन ये बढ़ कर के 42 सेल्सियस हो जाता है। जब ये 42 सेल्सियस हो जाता है, फ़ारेनहाइट के अंदर 108 का बुखार हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं हो पाते। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना लॉस करेगी। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना होगा, तो साथ-साथ हमारी बॉडी से गर्मी जा रही है, हमारी बॉडी की हीट लॉस हो रही है, हमारी बॉडी को ठंड भी बहुत लगना शुरू हो जाएगी। इस नतीजे में फिर हमारी बॉडी शिवरिंग भी करेगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार की सूरत में हमारी बॉडी से एक तो हीट बाहर जा रही है, और दूसरी चीज़ हमारी बॉडी फिर हीट को जनरेट करने के लिए और ज़्यादा शिवरिंग भी कर रही है, यानी हमें पसीना और दूसरी चीज़ स्वेटिंग, ये दोनों बुखार के अंदर महसूस होती हैं। तो ये हमारे पास एक बुरा असर होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक और एग्जांपल है फ्रूट राइपनिंग। अगर फ्रूट जो है राइप हो रहा है, पक रहा है,
तो पॉजिटिव फीडबैक उस मैकेनिज्म को और ज़्यादा तेज़ कर देगा ताकि फ्रूट और ज़्यादा तेज़ी से राइपनिंग होती रहे उसकी। उसके अलावा अगर बच्चा दूध पी रहा होता है माँ का, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ उस प्रोसेस को और तेज़ कर देगा और ज़्यादा मिल्क की सीक्रेशन होती है। तो पॉजिटिव फीडबैक किसी भी मैकेनिज्म को तेज़ करने का काम करता है। चाहे वो चीज़ कम हो रही हो तो उसे और ज़्यादा यानी कि कम कर देगा, और चाहे अगर चीज़ बढ़ेगी तो उसे और ज़्यादा बढ़ देगा। यानी एक चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने का काम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। तो नेगेटिव फीडबैक चेंज को सप्रेस करता है, चेंज को रोक देता है और बॉडी को नॉर्मल कर देता है। इसकी मिसालें भी एक टेम्परेचर वाली यहाँ पर बयान है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है सेट पॉइंट से ऊपर या सेट पॉइंट से कम। सेट पॉइंट क्या होता है? हमारी बॉडी का एक नॉर्मल पॉइंट होता है, वो सेट पॉइंट कहलवाता है। जैसे टेम्परेचर के लिए हमारा सेट पॉइंट है 37 सेल्सियस, तो ये एक हमारा सेट पॉइंट है। अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 37 से कम होकर के 35 सेल्सियस हो गया, या फिर 37 से ज़्यादा होकर के 39 सेल्सियस हो गया, तो हमारी बॉडी उस दौरान कुछ मैकेनिज्म्स को अपनाएगी ताकि टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल 37 तक आ सके। अब ये किस तरह से होगा, ये एग्जाम्पल को हमने यहाँ वजाहत के तौर पर लिखा हुआ है कि अगर हमारा टेम्परेचर 37 सेल्सियस से कम हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है कुछ मैकेनिज्म्स को अपनाएगी टेम्परेचर कम होने की सूरत में। कम टेम्परेचर को हमारी बॉडी कैसे बढ़ाएगी? पहली बात तो हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग होगी। शिवरिंग का मतलब हमारा जिस्म कांपना शुरू करेगा। अब अगर हमारा जिस्म कांपना शुरू करता है तो हमारे मसल्स के जो कांपने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उस फ्रिक्शन के नतीजे के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा दूसरा काम जो होगा वो होगा वेसो कंस्ट्रक्शन। वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वेसल्स हमारी जो है ब्लड वेसल्स, उनका दायरा जो है, उनका जो डायमीटर है वो और कम हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा तो कम ब्लड वहाँ से गुजरेगा। अगर ब्लड वेसल्स में से कम ब्लड जो है गुजरेगा तो हमारी बॉडी में से हीट भी बाहर कम जाएगी और ज़्यादातर हीट हमारी बॉडी के अंदर ही प्रिजर्व्ड रहेगी, महफूज रहेगी। तो वेसो कंस्ट्रक्शन की मदद से हीट को बाहर नहीं दिया जाएगा और शिवरिंग की मदद से जो है हीट को प्रोड्यूस की जाएगी ताकि वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे और टेम्परेचर हमारा 37 ही बरकरार हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियां अगर होती हैं तो इंसान का जिस्म कांप रहा होता है, यानी कि वो कोशिश कर रहा था कि टेम्परेचर 37 सेल्सियस पर हो जाए। लेकिन अगर हम किसी गर्म जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर आग वगैरह सर्दियों में जल रही होती है तो हमारी बॉडी अब कांपना बंद कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस हो चुका है। अगर टेम्परेचर 37 सेल्सियस नहीं होगा, हमारी बॉडी मुसलसल कांपती रहेगी जब तक कि टेम्परेचर वापस 37 तक नहीं पहुंचता। तो ये कांपने का मैकेनिज्म दरअसल हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने का प्रोसेस होता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये बात लिखी हुई है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़ जाए तब क्या होगा, हमारी बॉडी पसीने को प्रोड्यूस करेगी। इस पसीने के प्रोड्यूस होने से हीट बाहर की तरफ लॉस होगी, हमारी बॉडी कूल डाउन होगी, हमारी बॉडी जो है कूल महसूस करेगी। उसके अलावा दूसरा होगा वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन का मतलब ये है कि हमारे ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर और ज़्यादा चौड़ा होगा, यानी ज़्यादा ब्लड उनमें से गुजरेगा, ज़्यादा हीट हमारी बॉडी में से बाहर जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा आ चुकी है तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि उस ज़्यादा हीट को हमारी बॉडी में से निकाला जाए। तो एक ये मैकेनिज्म है हीट को लॉस करने का, जो कि हमारे पास गर्मियों के अंदर होगा। अगर हम गर्मी के अंदर धूप में मौजूद हैं, हमारी बॉडी पसीना प्रोड्यूस करती रहेगी। पसीना प्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी में से हीट बाहर चलती रहे। ये पसीना तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक हमारी बॉडी को गर्मी लगती रहेगी। अगर हम पंखे के नीचे आ गए तो हमारी बॉडी को जो है कूल डाउन वैसे ही हो चुकी होती है, हमारी बॉडी में से फिर ज़्यादा जो है गर्मी भी बाहर की तरफ नहीं आएगी और ना ही हमारी बॉडी जो है हीट को फिर लॉस करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी तब जो है कूल डाउन हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास 2 मैकेनिज़म्स हैं जो सर्दियों और गर्मियों के अंदर हो रहे हैं, जो टेम्परेचर को नॉर्मल रख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नॉर्मल से सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाए। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सेट पॉइंट कौन सा होता है? 1 ग्राम ग्लूकोज का अमाउंट होना चाहिए 1 लीटर ब्लड के अंदर। अगर ब्लड का 1 लीटर उसमें 1 ग्राम होना चाहिए, अगर 1 ग्राम से ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो ये ग्लूकोज ज़्यादा हो चुका है, शुगर हो चुकी है। अब होता क्या है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास के सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं।
अगर मिसाल हमने खाना खाया है तो खाने में के अंदर एक ग्लूकोज़ का जो है ग्राम मौजूद नहीं होगा। खाने के अंदर ग्लूकोज़ का बहुत ज़्यादा तादाद होता है। अगर बहुत ज़्यादा तादाद ग्लूकोज़ का है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है, हमारी बॉडी को उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी उसे किस में कन्वर्ट कर देगी? ग्लाइकोजन के अंदर। याद रखिएगा ग्लाइकोजन ग्लूकोज़ से बना है, यानी ग्लाइकोजन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा कि जब हमारी बॉडी को दोबारा ग्लूकोज़ की कमी होगी, मिसाल हमारे पास 1 ग्राम हमने रखा हुआ था, वो 1 ग्राम अब यूज़ हो चुका है यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ अभी नहीं है। दोबारा से ये ग्लाइकोजन वापस जोड़ा जाएगा ग्लूकोज़ के अंदर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ कम हो चुका है, सेट पॉइंट से कम हो चुका है, हमारी बॉडी ने जो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस किया था, उसे वापस जोड़ा जाएगा ग्लूकोज़ के अंदर। इस बार ग्लाइकोजन को ग्लूकोज़ के तोड़ने में जो हार्मोन यूज़ होगा वो होगा ग्लूकागॉन। और ये भी ज़हन में रखिएगा ये भी पैनक्रियाज़ ही प्रोड्यूस करती है। तो अब हम ज़िक्र करते हैं इस सेट पॉइंट के बारे में थोड़ा-सा कि सेट पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक लेवल होती है, रेंज होती है जिस पर हमारी बॉडी काम करती है। जैसे हमने कहा ग्लूकोज़ का जो सेट पॉइंट है वो 1 ग्राम पर लीटर है और टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट ये हमारे टेम्परेचर का सेट पॉइंट है। इसी पर हमारी बॉडी जो है काम कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सैयद अली एकेडमी को सब्सक्राइब करें। यहाँ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे। हमारे टीम मेंबर्स के नाम भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि स्लाइड्स में ही लेक्चर्स हों तो काइंडली कमेंट करके मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।